तो आज की लाइव क्लास में हम फार्माकोलॉजी के एक बेसिक टॉपिक जिसको हम जनरल फार्माकोलॉजी में काउंट करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, देखिए वैसे तो बड़ा सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या होता है, इस तरह के सरल जो टॉपिक होते हैं, छोटे टॉपिक होते हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार ऐसा निकल आता है जो आपसे गलत हो जाता है। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं उन पर आपको थोड़ा सा विशेष कमांड होनी चाहिए। उपचार पर्ची आपने सुना होगा, क्या होती है उपचार पर्ची? प्रेस्क्रिप्शन का मतलब पर्ची या फिर नुस्खा कह सकते हैं। वास्तव में उपचार पर्ची क्या होती है? उपचार पर्ची एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, रजिस्टर्ड चिकित्सक, हम कह देते हैं रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर, इनके द्वारा एक लिखित आदेश होता है औषधि देने संबंधित, मेडिसिन देने संबंधित। और आदेश किसके लिए होता है? यह आदेश होता है फार्मासिस्ट के लिए कि हम जो लिख रहे हैं इसको आप पेशेंट को दीजिए, बनाइए, समझाइए। यानी सारी जो भी रिटर्न जो आदेश होते हैं या ऑर्डर होता है वो फार्मासिस्ट के लिए होता है। तो वास्तव में उपचार पर्ची या प्रेस्क्रिप्शन किसके लिए होता है? एक रजिस्टर्ड वेटनरी मेडिकल डेंटिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से किसके लिए होता है? फार्मासिस्ट। यानी हम एक तरह से यूं कह दें कि चिकित्सक किसी भी प्रकार का चिकित्सक हो, उससे किसके लिए निर्देश होता है? फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट। अब चूंकि कई स्टेट्स में फार्मासिस्ट नहीं है, ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो वेटनरी वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें ज़्यादातर फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, पोस्टेड भी नहीं होते, और वैसे भी डिप्लोमाज भी कम करवाते हैं। या तो ये आदेश इनडायरेक्ट वे में वहाँ जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसके लिए हो जाता है, जो भी लगा हुआ है, जैसे एवीएफओ हो या फिर एलएसए हो, उसके लिए ये हो जाता है। तो वास्तव में उपचार पर्ची की डेफिनेशन क्या है? एक रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा फार्मासिस्ट को एक लिखित में निर्देश होता है। इस तरह से एक डॉक्यूमेंट होता है। और आप सभी जानते होंगे उपचार पर्ची के बारे में। जैसे यहाँ पर ऊपर अगर आपका कोई डॉग क्लिनिक है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे यहाँ पर उसी का हेडिंग लिखा होता है। जैसे किसी का नाम है मनीषा डॉग क्लिनिक, या फिर पेट्स केयर सेंटर, या राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश शासन, छत्तीसगढ़ शासन, हरियाणा सरकार, इस तरह से लिखा हुआ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रमांक और दिनांक की। क्रमांक और दिनांक, तो यहाँ पर जो ऊपर जो भी चीजें आती हैं उपचार पर्ची में, इन सभी को सुप्रास्क्रिप्शन कहते हैं। सुप्रा मतलब ऊपरा, ऊपरी ऊपर क्या क्या लिखा जाता है उसको सुप्रास्क्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ लिखा जाता है आरएक्स, और आरएक्स वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर मेडिसिन्स लिखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे उसकी डोजेस फॉर्म, किस फॉर्म में, इंजेक्टेबल है या टेबलेट है या सस्पेंशन है, उस औषधि का नाम, टाइलोसिन, उसकी मात्रा। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपसे। उसकी मात्रा और उसको देने का मार्ग, रूट, ये सभी कुछ इसमें लिखा जाता है। किसमें? इंस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद
सबस्क्रिप्शन आता है, सबस्क्रिप्शन। तो सबस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है, ये फार्मासिस्ट को निर्देश दिए होते हैं कि इस औषधि को कैसे बनाना है, किस प्रकार से उस पशुपालक को या फिर उस पेशेंट को देना है। क्योंकि देखिए मानव के केस में तो खुद खुद जो पेशेंट होता है वो पढ़ा लिखा होता है, वो समझदार होता है, खुद ही लेने वाला होता है। लेकिन जानवर के केस में हम जानवर को नहीं समझा करके उसके ओनर को या पशुपालक को समझाते हैं। क्योंकि आपने भैंस से कह दिया कि इस दवाई को ऐसे ले लेना, तो भैंस आपकी बात को समझ नहीं पाएगी, ना वो लेगी। तो पशुपालक को समझाना पड़ता है जो उसका ओनर होता है। एक इन द केस चाइल्ड्स, छोटे बच्चों के केस में भी हमको उस बच्चे के साथ आने वाले माता पिता या उसके ओनर या गार्जियन को हमको समझाना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन के बाद सिग्ना, ये सिग्ना वाला पोर्शन होता है, वास्तव में ये उस पेशेंट के लिए निर्देश होता है कि इसको कैसे ले। और सिग्ना के बाद आता है सिग्नेचर या इनिशियल। तो सिग्नेचर में यहाँ ये वाली साइड है लेफ्ट साइड, यहाँ पर उस पशुपालक के सिग्नेचर होते हैं। और यहाँ जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक है, उसके साइन होते हैं। तो यहाँ की मैंने प्रेस्क्रिप्शन ले ली और यहाँ प्रेस्क्रिप्शन जिसने लिए उसके इनिशियल होते हैं। इनिशियल का मतलब होता है शॉर्ट सिग्नेचर, शॉर्ट सिग्नेचर। जैसे किसी का नाम ऐसे अंकित है तो वो इस तरह से जो भी बना करके अपने साइन करता है इनिशियल। ठीक है, आपने ये चीज सुन ली। अब एक बार और बता देता हूं, ये वाला भाग है सुप्रा स्क्रिप्शन। सुप्रा का मतलब उपरा, इसमें क्रमांक है, दिनांक है, पशुपालक का नाम, जो एनिमल ओनर है उसका नाम, पशु की उम्र, एज, पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से टैग नंबर से करते हो या किस प्रकार की आइडेंटिफिकेशन आप उपयोग में लेते हो, वो पहचान, उस पशु का लिंग, उसकी उम्र, और उस पशु के क्या समस्या थी उसको एचएक्स करके लिखते हैं। हिस्ट्री, उस पशु की हिस्ट्री, जैसे पशुपालक से हम हिस्ट्री पूछते हैं जिसको हम एनामनेसिस कहते हैं, एनामनेसिस, इसको बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग। आपको पता होगा बिना हिस्ट्री के हम पशु का ट्रीटमेंट करने में असक्षम से रहते हैं, असक्षम से रहते हैं। अब वो अलग बात है कि मान लो किसी का जानवर का पैर टूटा पड़ा है, उसको आपने स्प्लिंट लगा दिया या उसको इमोबिलाइज कर दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन जैसे पशु चारा नहीं चल रहा, किस प्रकार के लक्षण दर्शा रहा है, कब से ये बीमार था, कब से ये समस्या आ रही थी, आपने क्या खिलाया था, क्या डॉग्स और कैट्स के केस में कब वोमिटिंग की थी, डायरिया कब हुआ था, कितनी बार हुआ था, सो सारा जो डिटेल हम पशुपालक से एक नॉर्मल अंदाज में लेते हैं उसको बोलते हैं हम एनामनेसिस या हिस्ट्री टेकिंग। या फिर किसी डॉग को जैसे मिर्गी की बीमारी है एपिलेप्सी, तो एचएक्स का मतलब होता है हिस्ट्री। तो उस पशु का इतिहास या उसकी हिस्ट्री हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके बाद एसएक्स भी यहाँ पर लिख देते हैं। एसएक्स आप जानते होंगे, एसएक्स का मतलब होता है सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रही है, उठ रही है, बैठ रही है, गिर रही है, ये सारे जो लक्षण है, लार निकाल रही है, पेंटिंग कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, तो ये वाले जो होते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स हम लिखते हैं। कई बार कई बीमारियों में कुछ सिम्टम्स कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद में वो सिम्टम नहीं रहते, सिम्टम चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने अडैया बुखार सुना होगा जिसको एफेमरल फीवर बोलते हैं, या पशुओं का डेंगू बोलते हैं। उसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से 3 दिन की ये डिजीज होती है, इसमें लक्षणों में काफी परिवर्तन आ जाता है, काफी चेंजेज आ जाते हैं। तो ये
एसएक्स का मतलब होता है सिम्टम्स, तो हम उसमें मेन जो सिम्टम्स हैं वो भी हम मेंशन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डायग्नोसिस को डीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये पता होगा कि ज्यादातर उपचार पर्ची या प्रेस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज उपयोग में लेते हैं वो डेड लैंग्वेज होती है, मृत भाषाएं होती है। लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, तो ज्यादातर उपचार पर्ची में लैटिन शब्दावली या लैटिन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। और इसको उपयोग में लेने का एक कारण है कि एक तो ये पहले से ही इसको 16वीं शताब्दी से ही इसको काम में लेते आ रहे हैं, पहला रीजन तो ये है। दूसरा, आसानी से किसी के समझ में नहीं आए, सिर्फ टेक्निकल आदमी ही फॉलो कर सके, इस वजह से कुछ प्रोफेशनल कारणों से इसको लैटिन में लिखा जाता है। और लैटिन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हम बताएंगे और हिंदी में ट्रांसलेशन भी बताएंगे। और लैटिन में भी पूरी लैटिन भाषा नहीं लिखी जाती, उसके एब्रिवेशन लिखे जाते हैं, उसके संक्षिप्तीकरण लिखे जाते हैं। जैसे सिम्टम्स को एसएक्स लिख दिया, डायग्नोसिस को डीएक्स लिख दिया, तो डायग्नोसिस भी यहीं लिखा जाता है। यानी पेशेंट की सारी डिटेल्स, उसके ओनर की सारी डिटेल्स, डेट, सीरियल नंबर, उस क्लिनिक का नाम, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद आरएक्स का तो आपको पता होगा, आरएक्स का मतलब होता है टेक दऊ, यानी आप लीजिए। रेसिपी यानी आप लीजिए। अब इस आरएक्स का मतलब दो तरह से निकलता है, एक तो जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो लोग ईश्वर से न्यूट्रल हैं या नास्तिक हैं, उनके लिए ये एक टेक्निकल वर्ड है कि हम जो लिख रहे हैं वो आप लीजिए, ये आरएक्स का मतलब हो गया। दूसरा, जो आस्तिक लोग हैं उनकी रोमन जो भगवान है, रोमन जो देवी है स्वास्थ्य की, रोमन देवी कौन सी है? जुपिटर। इस जुपिटर जो देवी है, हेल्थ की गॉडेस ऑफ हेल्थ है, इससे प्रार्थना होती है किसकी? उस डॉक्टर की, उस चिकित्सक की, लिखने वाले की, कि मैं जो लिख रहा हूं इससे हे ईश्वर ये जो पेशेंट है ये ठीक हुए। तो आरएक्स का मतलब रेसिपी, जो गॉड के प्रति न्यूट्रल या नास्तिक है और जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उसका मतलब हो गया, आरएक्स का मतलब हो गया उसके लिए एक प्रार्थना है कि हमारे द्वारा लिखी गई औषधि से इस जीव का कल्याण हो। अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन वाला जो भाग है इसको हम बॉडी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कह सकते हैं, मुख्य भाग है, बॉडी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कह सकते हैं। इसमें उस औषधि का रूप देख लीजिए, ये इंजेक्शन है, ये टैबलेट है, ये बोलस है, या ये पाउडर है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, लोशन है, लिनीमेंट है, मतलब जो कुछ उसकी डोजेज फॉर्म होती है वो। तो डोजेज फॉर्म का मतलब होता है औषधि का रूप, किस रूप में आप उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले डोजेज फॉर्म लिखेंगे एब्रिविएशन के रूप में। जैसे टैबलेट है तो टैबलेट का टी ए बी डॉट, बोलस है तो BOL डॉट, इस तरह से। इसके बाद उस औषधि का नाम। अब नाम यहाँ पर आप साल्ट का भी लिख सकते हो और ब्रांड नेम जो फेमस है वो भी लिख सकते हो। ब्रांड नेम जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड है, उल्टी की दवा है, वो पेरिनॉर्म नाम से फेमस होती है, पेरिनॉर्म नाम से। कई औषधियां जो बहुत ज्यादा फेमस है उन्हीं के ब्रांड नेम उपयोग में लिए जाने चाहिए। और सरकारी जो प्रेस्क्रिप्शन राइटर होता है, जो चिकित्सक होता है, उसको साल्ट का नाम लिखना चाहिए। साल्ट का नाम लिखने के बाद में वो फ्री है, आपके जचे जिसी कंपनी जिस ब्रांड का आप वो यूज करो, तो ये अर्थ होता है उसका। तो यहां पर आपने जैसे लिख दिया सस्पेंशन एल्बेंडाजोल, और मात्रा लिख दी, जैसे बछड़ा है, बछड़े को कितना देते हैं? 30 ml, ये इसकी क्वांटिटी हो गई।
और कैसे देंगे, यानी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पीओ, पीओ का मतलब होता है पर ऑस, यानी मुख के द्वारा देना है, और कितनी बार देना है इसको यहाँ लिख दिया SID, सेमल इन डाई, यानी दिन में एक बार। और जैसे भूखे पेट देना है तो उसका यहाँ पर एब्रीवेशन AC लिख दिया, एंटेसिबोस, यानी भोजन से पहले। भोजन से पहले का मतलब इनडायरेक्ट वे में भूखे पेट ही होता है। एक होता है PC, PC मतलब पोस्ट सिबोस, पोस्ट सिबोस मतलब भोजन के बाद। ये सारी चीजें लिखी जाती है इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद सब इंस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट को, देखिए आज से पहले वर्तमान में जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, कंपाउंडेड फॉर्म में आती है, बनी बनाई आती हैं, सिरप, सस्पेंशन, लिनीमेंट, लोशन, जो भी है, टेबलेट भी पैकिंग की फॉर्म में आती है। पहले औषधियां बनाई जाती थी तो डॉक्टर या चिकित्सक फार्मासिस्ट को निर्देश देता था कि इसमें कितना पानी मिलाएं, पानी डालें। लेकिन वर्तमान में भी ये फार्मासिस्ट के लिए निर्देश होते हैं, क्योंकि कुछ चिकित्सा पद्धतियां जैसे होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है, उसमें कुछ औषधियों को ट्राइचुरेट किया जाता है, बनाया जाता है मिला करके। इस वजह से ये सब्सक्रिप्शन वाला पोर्शन है, ये फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एलोपैथिक में इसका बहुत कम उपयोग है, लेकिन अन्य जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं, आपको पता है मेडिसिन सिस्टम्स है, औषधि देने के जो तरीके हैं या फिर जिनको हम कह सकते हैं उपचार करने की पद्धतियां हैं, उपचार करने की पद्धतियों में सबसे ज्यादा फेमस एलोपैथिक है। एलोपैथिक को हम अंग्रेजी सिस्टम भी कहते हैं, और आधुनिक युग में सबसे ज्यादा एलोपैथिक काम आता है। आयुर्वेदिक हमारे देश का यानी भारत का सबसे प्राचीन सिस्टम है। आयुर्वेदिक जो पद्धति है ज्यादातर पेड़ पौधों के उत्पादों और पेड़ पौधों से प्राप्त औषधियों पर ये डिपेंड है। होम्योपैथिक का भी नाम सुना होगा, ये भी प्राचीन पद्धति है औषधि देने की। लेकिन एलोपैथिक के बाद जो अन्य पद्धतियां, उसमें किसी बीमारी के ठीक होने में समय अधिक लगता है, लेकिन ये पद्धतियां किसी भी बीमारी को क्योर करती हैं। क्योर करना मतलब जड़ से खत्म करना। जो सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, सबसे पहले फास्ट रिलीफ देने वाली होती है, वो होती है एलोपैथिक सिस्टम। उसके बाद देखिए एक यूनानी सिस्टम भी है, एक सिद्धा भी है। इसके अलावा नेचुरोपैथी है, आजकल प्राकृतिक चीजों से भी उपचार किया जाता है, गोबर से या मिट्टी के अंदर या पानी के द्वारा चिकित्सा की जाती है, जिसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा की जाती है, सन बाथ, जिसको हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। विकिरणों के द्वारा चिकित्सा की जाती है, जिसको हम एक्टिनोथेरेपी। रेडिएशंस से जो चिकित्सा की जाती है, रेडियोथेरेपी। चुंबक के द्वारा जो चिकित्साएं की जाती है, उसको मैग्नेटोथेरेपी कहा जाता है। इसके अलावा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा करके इस तरह से कुछ चिकित्साएं की जाती है, उसको एक्यूप्रेशर सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा एक्यूपंचर, एक पतली बारीक सुई द्वारा इस तरह से चुबा चुबा करके उसको प्रिक कर करके जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको एक्यूपंचर बोलते हैं। चाइना का एक सिस्टम है। इसके अलावा काफी सारे मेडिसिन सिस्टम फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा। ये जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं, ये काफी फेमस है। इसके बाद सिग्ना। सिग्ना का मतलब पेशेंट के लिए निर्देश कि आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, और कोई विशेष चेतावनी हो तो वो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम बात करें हमारे पशु चिकित्सा में कि कुछ जैसे औषधियाँ एक्टोपैरासाइटिसाइडल होती है, टिक्स माइट्स को मारने के लिए होती है। तो इस तरह की औषधियों के लिए कोई विशेष बात हो, चेतावनी हो या विशेष निर्देश हो, तो उस तरह से लिख देते हैं। शरीर के बाहरी हिस्से पर ही लगाएं, या चाटने नहीं दें, या फिर जहर है, या बच्चों की पहुंच से दूर, कोई विशेष चेतावनी हो, वो ये पेशेंट के लिए होती है। ये फार्मासिस्ट के लिए सब्सक्रिप्शन, ये पेशेंट के लिए, और उसके बाद ये सिग्नेचर होते हैं, ये इधर पशुपालक के और इधर। तो ये हमने आपको उपचार पर्ची बता दिया। बच्चे काफी जुड़े हुए हैं, बताइए। देखिए क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहां से। हाँ, बताइए। RX किस देवी, किस देवी
से प्रार्थना है? आंसर दीजिए भाई। RX का मतलब किस देवी से प्रार्थना है? कौन सी देवी से प्रार्थना की जाती है RX लिख करके? जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है, प्रेमकांत, लोकेंद्र सिंह, रोमन, शुभम पाटीदार, मोनू गुजर, रोमन देवी, बिल्कुल, हेमा राजौरिया, कमल किशोर, मानवेंद्र सिंह, शुभम, जुपिटर से, रोमन मतलब जुपिटर, दिनेश गुरालिया, रामा कलौंजे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं कि किसी भी बीमारी का निदान उपचार पर्ची के, निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस, उपचार पर्ची के किस भाग में लिखा जाता है? किसी, अरे भैया द बॉस, आप ये नाम चेंज कर दीजिए अपना। हाँ भाई, वेरी गुड, शुभम पाटीदार सुप्रा में लिखते हैं, दिनेश गुरालिया, मानवेंद्र, बहुत अच्छी बात है, रोहित जामरा डायग्नोसिस को किस पार्ट में लिखते हैं? हाँ भाई, हेमा राजौरिया। अगला बताइए, बॉडी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? बॉडी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, बॉडी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? उपचार पर्ची के या प्रेस्क्रिप्शन के किस भाग को बॉडी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड, इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है आपसे, RX उपचार पर्ची का कौन सा भाग होता है? RX उपचार पर्ची का कौन सा भाग होता है? शॉर्ट में लिख दिया करो भाई, पूरा टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, हम समझ जाते हैं। अंजलि गेंड्रे, नहीं हमने संख्या नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा हमने, ऐसे पूछा है कि सुपर है या सुपरा है। रजनेश कुमार, ये RX वाला जो पोर्शन है ये सुपर में आता है, सुपर में। मोनू गुजर सुपर में आता है, गलती करके। हाँ भाई, सबसे ऊपर सुपरा, उसके बाद सुपर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सुपरा इंस्क्रिप्शन। अब सही आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, किसी औषधि की मात्रा, क्वांटिटी और उसको देने का मार्ग उपचार पर्ची के किस भाग में लिखा जाता है? किसी ड्रग की डोज एंड रूट किस पार्ट में लिखे जाते हैं? बिल्कुल सही है, सभी का इंस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए डोजेज फॉर्म या औषधि का रूप, औषधि का रूप और औषधि का नाम ये किस में लिखे जाते हैं? ठीक है, आप लोगों के आंसर सही है, इंस्क्रिप्शन में ही इसे लिखा जाता है। अब हम कुछ, हाँ अब हम कुछ पूछेंगे एब्रीवेशंस जो आपने पढ़े होंगे, तो हम यहाँ एब्रीवेशन लिख रहे हैं, बताइए इस एब्रीवेशन का मतलब बताइए। GTT, ये लैटिन संक्षिप्तीकरण या दिया गया लैटिन संक्षिप्तीकरण किसको प्रदर्शित करता है या इसका क्या अर्थ होता है? GTT, स्मॉल में GTT का अर्थ क्या होता है? दिया गया लैटिन संक्षिप्तीकरण किसको इंगित करता है? हाँ भाई, गट्टा, गट्टा मतलब होता है ड्रॉप, इसका जो फुल फॉर्म है वो है गट्टा, और गट्टा का मतलब होता है ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया, लोकेंद्र सिंह ने। और नेक्स्ट हमारा आपसे रहेगा,
एस एस इस तरह से स्मॉल में लिख दिया जाए, स्मॉल लेटर्स में एस एस लिख दिया, इस लैटिन संक्षिप्तीकरण का, दिए गए लैटिन संक्षिप्तीकरण का हिंदी में मतलब या इंग्लिश में मतलब बताइए। देखिए उपचार पर्ची को आप बड़ा हल्के में ले रहे थे, बिल्कुल लोकेंद्र सिंह ने बता दिया, मोनू गुजर ने भी बता दिया। सेमिस, सेमिस होता है इसका मतलब, सेमिस का मतलब आधा, आधा मतलब हाफ। वेरी गुड। अब बताइए लोकेंद्र सिंह, पी आर एन, इस पी आर एन का मतलब, यदि कोई चिकित्सक, कोई पशु चिकित्सक पी आर एन लिख दे तो उसका मतलब क्या हुआ? रजनीश कुमार भी पढ़ते हैं, प्रेमकांत, लोकेंद्र, मोनू, शुभम, कमल, हेमा, रजनीश, मानवेंद्र, रोहित, अंजलि, मोनू, दिनेश। हाँ भाई, बताएं बताएं। तो पी आर एन का मतलब होता है प्रो रे नाटा। प्रोरेनाटा का मतलब होता है व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यक हो, जब आवश्यक हो। जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा पशु के आफरा आ जाता है, तो आफरे में ट्रोकार कैनुला लगा दिया जाता है। तो इसी तरह से पीआरएन आप बता सकते हो कि भाई जब गैस भरने लगे, क्योंकि एक साथ तो आफरा खत्म नहीं होता, जब गैस भरने लगे, रात का टाइम है, जब आवश्यकता पड़े इसको इस तरह से लगा देना या फिर इसको ले लेना, इसको दे देना। तो इस तरह की टेक व्हेन नेसेसरी, वेरी गुड, जब आवश्यक हो। अगला एस एस, बताइए एस डॉट एस, इस लैटिन एब्रीविएशन का मतलब बताइए। बिल्कुल, एस ओ एस भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एस ओ एस का मतलब होता है जब लेना ही उसका मतलब होता है, यानी जब आवश्यकता हो तब ले लो। लेकिन मैंने जब पीआरएन में एग्जांपल दिया है, जब आवश्यकता हो, तो कोई काम करना हो, तो जरूरी नहीं एसओएस का मतलब जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता हो, वो दवाई लेने से संबंधित है। बिल्कुल लोकेंद्र सिंह और अंकित ने और मोनू ने सही आंसर दे दिया, दिनेश ने भी दे दिया। एसएस का मतलब होता है स्टेटिम सुमेंडस, सुमेंडस। स्टेटिम सुमेंडस का मतलब होता है शीघ्र, यानी तुरंत लीजिए, यानी कोई इमरजेंसी है तो एस डॉट एस, कोई भी काम करना, कोई भी चीज देनी है तो एस एस, तब टेक इमीडिएटली, तुरंत लीजिए। इस तरह से ये, अब जैसे एसओएस को मैं समझाता हूं। एसओएस का मतलब होता है सिस ओपस सिट, सिस ओपस सिट का मतलब होता है जब आवश्यकता हो, जब आवश्यकता हो या आवश्यकता अनुसार। जैसे मैं एक बीकर का एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें आपने कोई पाउडर डाल दिया और इसको पीने लायक बनाना है, ऊपर से पानी डालना है, इसमें वाटर डालना है, वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड किया आपने, आपकी इच्छा है जितना गाढ़ा आप इसको बना करके पीजिए, लीजिए, दीजिए। तो इस कंडीशन में हम एसओएस शब्द यूज करते हैं, एसओएस, एसओएस। अगला क्वेश्चन या अगला एब्रीवेशन बताइए, एस आई डी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता?
ठीक है, हम बता देते हैं, सेमल इन डाई, यानी दिन में एक बार, दिन में एक बार, बिल्कुल ठीक है, शुभम पाटीदार ने आंसर सही दिया। SID, BID, TID, QID, QID, तो इस तरह के एब्रीवेशन है, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह से याद रखते हैं, OD, OD, BD है, TD, ये वाले जो एब्रीवेशन है, वास्तव में ये USA में उपयोग में लिए जाते हैं, अमेरिका में, लेकिन ये लैटिन नहीं है। तो उपचार पर्ची के हिसाब से ये इंग्लिश है, ना कि लैटिन है। आप प्रेस्क्रिप्शन में इनको बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते। हाँ, लिखता है तो कोई बात नहीं, ये USA की स्टाइल है, लिख दिया OD, BD लिख दिया, लेकिन उपचार पर्ची आपको वास्तव में जो ऑथेंटिक चीज है वो ये है। अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बताइए 1 ml में कितने ड्रॉप होते हैं? 1 ml में कितने ड्रॉप्स होते हैं, कितने बूंद होते हैं? 1 मिलीलीटर लिक्विड में कितने ड्रॉप्स होते हैं? लोकेंद्र ने तो ठीक बता दिया, मोनू गुजर ने गलत बताया। 1 ml में होते हैं 16 ड्रॉप्स। देखिए कैसे होते हैं, देखिए एक मिनिम MINIM, एक मिनिम में होती है एक बूंद, और एक बूंद में किसी भी तरल की होती है 0.02 ml, यानी एक बूंद में इतना ml होता है। ठीक है ना? अब इसको आप कन्वर्ट करोगे ड्रॉप्स, ml को इसमें ड्रॉप्स में, तो लगभग 16 ड्रॉप्स आएंगी, 16 बूंद, 16 17। रोहित जामरा, हाँ भाई, रजनीश ने एग्जैक्ट लिखा है कि भाई 16.66 होती है। ठीक है, 16 से 17 आप मान लीजिए। रोहित आपका गलत जाएगा आंसर, और एक मोनू का भी गलत जाएगा। 10 और 20 नहीं होती, 16 से 17 के बीच में बूंदे होती है एक ड्रॉप में। नेक्स्ट हमारा, एक वाइन ग्लास फुल में कितना, एक वाइन ग्लास में कितना ml होता है? बताएं भाई। हिमा राजौरिया 66, हेमा ने 6 ml ज्यादा कर दिया, आपको अनुभव नहीं है। देखिए अनुभवी लोग बता रहे, शेखावत जी एग्जैक्टली 60 ml, रजनेश जी बिल्कुल एग्जैक्टली 60 ml, अंकित यादव देखो ये सब एक्सपीरियंस बोल रहा है इनका, एक वाइन ग्लास में, है ना? तो हेमा को पता नहीं है, हेमा ने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, वो फिर वो ज्यादा क्या है, पटियाला हो जाता है। तो ये 60 ml होता है एक वाइन ग्लास में। अगला है हमारा क्वेश्चन आपसे, एक टी स्पून फुल, एक टी स्पून फुल में कितना ml होता है? बताएं भाई। अब तो सभी की काम की चीज है, चाहे तो सभी लेते हो सुबह सुबह। हाँ, हाँ, हेमा तो चाय भी नहीं बनाती भाई। ये बताओ कैसे पार पड़ेगी, समस्या आ जाएगी भाई। कोई तो पेय पदार्थ लेते होंगे, तो 5 ml होता है इसमें, 5 ml। और अगर एक टेबल स्पून फुल की कह दे आपसे, टेबल स्पून फुल, तो इसमें कितना ml होता है? देखिए
मानवेंद्र को दोनों चीजों का अनुभव है, सुबह की चाय का भी अनुभव है और शाम का भी इनको अनुभव है। बिल्कुल सही है। हाँ भाई, ये सब सब्जी बनाने वाले हैं। मोनू गुजर, रोहित जामरा, लोकेंद्र सिंह, इनको सब्जी बनाने वाली बड़ी सी चम्मच होती है ना, इस तरह की, जिससे आप सब्जी को भगोनी के अंदर ऐसे घुमाते हो और उससे सब्जी डालते हो, वो होती है टेबल स्पून, बड़ी चम्मच। तो कई बार ज्यादातर हमारी जो मुलाकात होती है वो कम पढ़े लिखे पशुपालकों से होती है, तो उनके लिए ये एक आइडिया होता है बेसिक कि एक कप दे देना, ये दवाई है, इसको एक चाय का कप या चाय की चम्मच या बड़ी वाली चम्मच ये भर के दे देना। तो इस तरह की। हाँ भाई, 15 ml। बढ़िया बात है, सभी अनुभवी हैं। और कुछ लोग सब्जी बनाने वाले भी हैं घरों में, खाना बनाने वाले भी हैं। इसमें से कुछ शादीशुदा भी हैं, कुछ रूम पे रहकर तैयारी कर रहे हैं कहीं। और बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है। अगला हमारा एब्रीवेशन रहेगा। एक साथ बता देता हूँ। कलर, फ्लेवम, नाइग्रम, एल्बम। फ्लेवम का मतलब होता है पीला, नाइग्रम का मतलब होता है काला, नाइग्रम। एल्बम का मतलब होता है वाइट, सफेद। और एक होता है रुब्रम, रुब्रम का मतलब होता है रेड, लाल। तो कहीं न कहीं इनसे आप टकराए होंगे। जैसे निग्रो लोग काले होते हैं तो नाइग्रम। या फिर काली मिर्च का नाम सुना होगा आपने, पाइपर नाइग्रम, जिसका बॉटनिकल नेम होता है नाइग्रो। निग्रो, निग्रो का मतलब होता है काला। एल्बम का मतलब होता है सफेद। और एल्बम से एल्बिनो बनता है, एल्बिनो का मतलब होता है व्हाइट। कई लोगों के एक बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, एल्बिनो। या एल्बिनो खरगोश की एक नस्ल भी होती है। रुब्रम, ये रुब्रम आपने इन्फ्लेमेशन पढ़ा होगा, उसमें इन्फ्लेमेशन के सूजन के 5 कार्डिनल सिम्टम्स पढ़े होंगे, 5 लक्षण, जिसमें एक रुब्रम आया होगा। रुब्रम का मतलब रेडनेस, तो लालपन को। हाँ, इसको रुब्रम कहते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, पता है बच्चों को। तो ठीक है, देखिए आप पैथोलॉजी से यहीं से निकल जाते हैं पैथोलॉजी की तरफ। एक क्वेश्चन बताएंगे, ये 5 कार्डिनल सिम्टम में सबसे लास्ट वाला जो कार्डिनल सिम्टम कौन सा है और वो किसने दिया था? सूजन के जो 5 लक्षण हैं, लालपन, गर्माहट, मोटापन, दर्द और। अच्छा, फंक्शनोलेशिया, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन। ट्रिक से याद कर रखा है तो। लास्ट वाला किसने दिया था? कमल किशोर। ये किसने दिया था लास्ट वाला? बिल्कुल लॉस ऑफ फंक्शन ही है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में डीप में पढ़ा करो भाई, और अच्छे से पढ़ो, और बेहतरीन पढ़ो। अरे तेरी लुई पाश्चर और मोनू, उड़ा दिया बिल्कुल ही। हाँ भाई।
हाँ, अब हम पढ़ लेते हैं औषधि निर्माण के तरीके। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, किसी जड़ी बूटी को या औषधि को या क्रूड ड्रग, आपने सुना होगा क्रूड ड्रग, जड़ी बूटी या औषधि को पानी में उबालना, को पानी में उबाल कर औषधि बनाना क्या कहलाता है भाई? जैसे आपने कोई भी क्रूड ड्रग ले ली, पानी के अंदर उसको काफी देर तक आपने बॉईल किया, और आपने सर्दी में जुकाम में कई बार बनाया भी होगा ये, तो इसके लिए टेक्निकल। हाँ भाई, ये पूछ रहा है सर वर्तमान में एनिमल की कितनी है भैया? 210 हो गई है। 200, सॉरी 212 थी, 220 हो गई है। 8 रजिस्टर्ड हो गई, और नवंबर 2023 में 8 नई नस्लें पंजीकृत हुई थी, जिसमें एक भीमथड़ी घोड़ा है, अंजोरा बकरी है, ये सब मिला करके 220 हो गई टोटल वर्तमान में। हाँ भाई, हम इसकी बात कर रहे थे। हाँ, लोकेंद्र ने बता दिया, बिल्कुल ठीक है, काढ़ा बनाना। तो देखिए, ऑप्शन में आपके पास आ गया परकोलेशन, परकोलेशन, लेविगेशन, डिकॉक्शन, डिकॉक्शन और नन। तो इसमें आंसर आएगा भैया डिकॉक्शन। डिकॉक्शन, डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा बनाना, डिकॉक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आंसर देना है। किसी ड्रग को पानी के साथ ट्राइचुरेट करना, उसको पानी मिला मिला करके बारीक पीसना। आपने देखा होगा, एक चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है जिसको पेस्टल मोटार बोलते हैं, पेस्टल मोटार। उसमें इस तरह से घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। तो वो वाली जो विधि है पानी के साथ घिसने की, क्या कहलाती है? इनमें से ऑप्शन आपके सामने है, परकोनेशन, लेविगेशन, क्या कहलाती है वो? हाँ, लेविगेशन, बिल्कुल ठीक है। रजनीश ने आंसर दे दिया, और कमल ने भी दे दिया, मोनू ने भी दे दिया, तीनों ने दे दिया, बिल्कुल ठीक है। ये परकोलेशन जो विधि है, इसको बोलते हैं हम च्यवन। च्यवन, परकोलेट करना, परकोलेट मतलब किसी औषधि को, किसी ठोस औषधि को किसी विलायक के अंदर हमने रख दिया, बार बार घुमा दिया, रख दिया, बार बार घुमा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम? परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब च्यवन। आपने च्यवन प्राश का नाम सुना होगा। तो जो जड़ी बूटियां हैं, उनका जो सत है या उनका कस है, वो किसी विलायक के अंदर निकाला जाता है। आपको पता है, जिन औषधियों में ऑयल होता है, जैसे लौंग है, अजवाइन है, आप लौंग को अगर आग के ऊपर रखोगे तो उसमें से एक ऑयल सा निकलेगा, आपने महसूस किया होगा। सौंफ है या जीरा, जीरा होता है, उसको आप तवे के ऊपर डालो, चिड़चिड़ चिड़चिड़ की आवाज करता है। या फिर आपने जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज का पील होता है, छिलका, उस ऑरेंज के पील को कई बार आंख में भी दिया होगा, जलन सी होती है, और उसको आग में भी दिया होगा। आग के अंदर अचानक से वो बहुत तेज सा लपट सी निकालता है, फ्लेम सी निकालता है बहुत तेज, क्योंकि उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स होती है। और जो मैंने ये चीजें बताई, जैसे जितने भी मसाले हैं, इनके अंदर वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। ये वोलेटाइल ऑयल्स कार्मिनेटिव का काम करते हैं। ये वोलेटाइल ऑयल्स इंटेस्टाइन में या स्टमक में जा करके और वहां पर स्लाइटली इरिटेशन पैदा करते हैं, और हल्की हल्की जो इरिटेशन होती है, उस हल्की जलन से वहां संकुचन पैदा होता है,
जिससे वहाँ जो ट्रैप्ड गैस होती है वो डकार के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ऐसी औषधियों को कार्मिनेटिव कहते हैं। खाना खाने के बाद जो सौंफ लेते हैं उसका रीजन यही है। आपने सौंफ खाई, सौंफ में जो वोलेटाइल ऑयल है वो अंदर जाके हल्की हल्की इरिटेशन करेगा, वहां से मूवमेंट होगा तो जो ट्रैप्ड गैस है वो बाहर निकल जाएगी। और इसीलिए हम छाछ में, खाने में जीरा, या फिर गाय भैंस के जब इंडाइजेशन हो जाता है या फिर रूमन एटोनी की स्थिति में आ जाता है, रूमन में संकुचन बंद हो जाता है, इम्पेक्शन सा हो जाता है, तो ये ऑरेंज पील है, इसको बारीक पीस कर भी खिला देते हैं, जिससे इसका जो ऑयल है, वॉलेटाइल ऑयल है वो। तो बहुत सारे जो क्रूड ड्रग्स हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे ऑयल होते हैं। पिपरमेंट है, या फिर सिनामोन का भी नाम सुना होगा आपने, दालचीनी का, जिसमें सिनामोन ऑयल निकलता है। लौंग है, जीरा है, हींग है, अजवाइन है, ये सारे वोलेटाइल ऑयल वाले होते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अभी मैंने बोल के बताया था थोड़ी देर पहले, अगर किसी में बुद्धि हो तो बताना। सूर्य के धूप से की गई चिकित्सा कहलाती है, सनलाइट या सूर्य की धूप से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, से की गई चिकित्सा, बताइए इसके लिए क्या टर्म दोगे आप? ट्रीटमेंट और थेरेपी डन बाय सनलाइट इज कॉल्ड। बिल्कुल ठीक है, लोकेंद्र सिंह का आंसर आ गया, हीलियोथेरेपी। बहुत बढ़िया, मोनू गुजर का भी आ गया। तुम्हारी तैयारी ठीक है भैया, और थोड़ा सा इसको बढ़ाओ और अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा, हाँ भाई, सुई चुबोकर जो चिकित्सा की जाती है, उस विधि को, उपचार की उस विधि को क्या कहते हैं? रोहित जामरा ने भी बताया था, बहुत बढ़िया है। सुई चुबोकर के जो चिकित्सा की जाती है उसको क्या कहते हैं? बताएं। हाँ, कमल किशोर ने कोशिश की है, लेकिन देखिए वो है एक्यू पंचर, तो ACCUPUNCTURE, थोड़ा सा स्पेलिंग का ही वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूप्रेशर जो पॉइंट को दबाते हैं वो एक्यूप्रेशर होता है, दबा करके जो चिकित्सा करते हैं एक्यूप्रेशर। और जो नेचुरोपैथी है उसमें सारे आ गए, चाहे आप मिट्टी में शरीर को दबा करके करो, चाहे आप समुद्र के तट पर, बीच पर देखा होगा आपने, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सोते रहते हैं। तो वो कौन सी विधि होती है? वो हीलियोथेरेपी होती है। हाँ, ठीक है भाई, तो आज की क्लास बहुत है शायद। बताइए कोई समस्या, या समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा आपका माइंड भी एक्टिव रहे, इस वजह से हम क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप हमसे लगातार इस तरह से जुड़े रहें कि जैसे कि हम आमने सामने हैं। इसी वजह से हमको इस विधि का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है भाई मोनू गुजर, सफिशिएंट है आज के लिए। और कुछ बच्चे बिल्कुल पैरासाइटोलॉजी भी पढ़ाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ जो बच्चे ये आ रहे हैं, ये इस सिलेबस को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद में हम क्या है, अलग से इसको बैच बना करके और इसको, ठीक है भाई।